तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया हुआ है भारत के नामकरण के बारे में कि भारत का नामकरण कैसे पड़ा, यानी कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। फिर हमने आपको बताया हुआ है कि पांडुलिपियों के बारे में, फिर हमने आपको बताया हुआ है अभिलेखों के बारे में, फिर हमने आपको बताया हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पिछली क्लास को जरूर देख लेंगे। यदि वे इस क्लास को अभी देख रहे हैं तो देखें, पूरी क्लास को देखने के बाद उस क्लास को भी देख लेंगे। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखा हुआ है, वे लोग भी पहली क्लास देख लेंगे। ठीक है, भले ही इस क्लास को वे देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। हाँ, यहाँ क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। जो लोग नए हैं या पुराने हैं, किसी के यदि कोई डाउट्स होते हैं तो वे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वे हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं इंडिविजुअल तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर लिख लीजिए 8920340192। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपके सारे डाउट्स हमारे द्वारा क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, कहा जा रहा है पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बारे में अगर देखा जाए तो इसका काल क्या रहा, इसका समय क्या रहा है, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। तो पूरा पाषाण काल का समय क्या है, तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के पहले को क्या कहा गया है, एक तरीके से पूरा पाषाण काल कहा गया है। कई बार बड़ा ही साधारण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ऐसे ही साधारण प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है या हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि पूरा पाषाण युग का समय क्या रहा है, तो पूरा पाषाण युग का समय रहा है 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के काल को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण युग कहा गया है। ठीक है, बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है। देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो पूरा और दूसरा है पाषाण। तो पूरा का मतलब हो जाता है प्राचीन, पूरा का मतलब क्या हो जाता है, प्राचीन, और पाषाण का मतलब हो जाता है पत्थर। यानी कि प्राचीन पत्थरों के काल के समय को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। तो पूरा का मतलब क्या हो जाता है, प्राचीन हो जाता है, और पाषाण का मतलब क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। यानी कि प्राचीन पत्थरों के काल के समय को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अब समझते हैं, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो इस काल को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला जो काल माना जाता है, जो पहला समय माना जाता है या पहला भाग माना जाता है, वो है आरंभिक पूरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग क्या माना जाता है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, और दूसरा भाग माना जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा माना जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल माना जाता है। ठीक है, ये तीनों बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग से बातें उतर जाती हैं और इसके वजह से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बताया जाता है कि मानव इतिहास की जो लगभग 99% कहानी या घटनाएं घटी हुई हैं, वो सब इसी के दौरान, इसी काल के दौरान घटी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि 99% जो कहानी हमारे जीवन से संबंधित घटी हुई हैं, वे सारी बातें इसी काल में घटी हुई हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, यानी कि अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया पूरा पाषाण काल के बारे में। अब आइए हम समझते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, या मध्य पाषाण युग के बारे में, जिसे मेसोलिथ कहा जाता है या मिडिल स्टोन कहा जाता है। समझिएगा इसके बारे में। देखिए, कहा जाता है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, उस काल को हम कहते हैं मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग हम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, उस काल को क्या कहा गया है, मेसोलिथ कहा गया है या मध्य पाषाण युग कहा गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समय है जब पर्यावरणीय बदलाव हुए थे, उस समय को क्या कहा गया है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि मेसोलिथ काल को, एक तरीके से मेसोलिथ उस काल को कहा गया है या मध्य पाषाण युग कहा गया है।
अच्छा, इसके समय के बारे में भी पूछा जाता है या इसका समय क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। यानी कि इसका जो समय होता है 12,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के पहले तक को क्या कहा गया है, मध्य पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया है, मध्य पाषाण युग कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण युग का मतलब हमने आपको क्या बताया था, काल के बारे में हमने आपको क्या बताया था, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के पहले तक को क्या कहा गया है, पूरा पाषाण काल कहा गया है। और मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया है, 12,000 से लेकर 10,000 साल के पहले के काल तक को क्या कहा गया है, मध्य पाषाण काल कहा गया है। देखिए इसमें क्या होता है कि उल्टा चलता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस काल के जो पाषाण औजार मिले हैं वे आमतौर बहुत छोटे होते थे। कहने का मतलब ये है, इस समय जो हमें पत्थरों के औजार मिले हैं, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, औजार मतलब आप जानते हैं टूल्स। तो इस समय जो हमें औजार मिले हुए हैं वे ज़्यादातर बहुत छोटे थे और इसी के वजह से इस काल को क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है या लघु पाषाण कहा गया है। क्या कहा गया है, माइक्रोलिथ कहा गया है या लघु पाषाण कहा गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कई बार हमारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग क्यों कहा गया, मध्य पूरा पाषाण काल को या मध्य पाषाण काल को। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय पाषाण काल के पत्थरों के ही औजार मिले हैं लेकिन काफ़ी छोटे हुआ करते थे, इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, लघु पाषाण काल कहा गया है या एक तरीके से माइक्रोलिथ कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि इन औजारों में हड्डियों के भी औजार मिले हुए हैं और लकड़ी के मूठे लगे हंसियाँ भी मिले हैं। ये जो लकड़ी के मूठे लगे हंसियों की बात की जा रही है, ये पत्थर के ही, कहने का मतलब ये है जो आप हंसियाँ देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें का जो आधा पार्ट होगा वो पत्थर के ही बने होंगे, लेकिन इसके जो मुठ बने होंगे वे किसके बने होंगे, लकड़ी के बने होंगे। इस यहाँ पर बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो औजार मिले हुए हैं वे हड्डियों के भी औजार मिले हैं और लकड़ी के मूठे लगे हंसियाँ भी मिले हुए हैं। आरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, आरी भी हमें मिली हुई है, यानी कि आरी के औजार भी मिलते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जाता है कि साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान हमें बनाए जाते रहे हैं, यानी कि उस समय के जो औजार पहले बनते थे इस समय भी औजार बनाए जाते थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि मध्य पाषाण युग के बारे में कि इस समय क्या हुआ, पर्यावरणीय बदलाव हुआ और जिसके वजह से हम इसे क्या कहें, मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग हमने कहा। और इस समय का जो मध्य पाषाण युग है इसका समय क्या रहा है, तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल के पहले को क्या कहा गया है, मध्य पाषाण युग कहा गया है। और माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय जो पत्थर के औजार मिले हुए हैं वे काफ़ी छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण युग कहा गया है। फिर हमने आपको बताया कि इस समय अगर देखा जाए तो जो औजार हमें मिले हुए हैं वे हड्डियों के भी औजार मिले हुए हैं, लकड़ी के मूठ लगे हंसियाँ भी मिले हुए हैं और तमाम तरह के जैसे आरी जैसे भी औजार हमें मिले हुए हैं। और जो पूरा पाषाण युग में औजार बनाए जाते थे इस दौरान भी औजार वही बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं नव पाषाण युग के बारे में। नव पाषाण युग के बारे में यहाँ मात्रा में लगा देता हूँ। यदि आपकी कोई डाउट्स हैं तो एक बार डाउट्स अपने ज़रूर पूछ लीजिएगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं नियोलिथ के बारे में, नियोलिथिक के बारे में आइए समझते हैं, जिसे नव पाषाण युग कहा गया है। बताया जाता है कि अगले युग की शुरुआत जो होती है 10,000 साल पहले से होती है। तो 10,000 साल पहले की शुरुआत वाले युग को क्या कहा गया है, नव पाषाण युग कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, 10,000 साल पहले से जो होने वाली युग है या एक तरीके से काल है, उस युग को क्या कहा गया है, नव पाषाण युग कहा गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जैसा कि बताया जाता है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले जंगली जानवर के रूप में, यानी कि जंगली जानवर जो कुत्ता हुआ करता था उसे पालतू पशु के रूप में बनाया गया। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से जंगली जानवर को पालतू पशु बनाया था, तो आप ध्यान रखिएगा कुत्ते को बनाए थे या कुत्ते को बनाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे क्या होता है कि मानव में विकास होता है और मानव क्या करते हैं कि भेड़, बकरियां, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने देते हैं और उन्हें पालतू बनाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो मानव ने कुत्ते
को पालना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, भेड़, बकरियां, गाय या सूअर जैसे जानवरों को भी पालना मानव ने शुरू कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेन तो ये वाली बात भूलिएगा नहीं कि मानव ने सबसे पहले कौन से जंगली जानवर को पालतू बनाया था, तो ध्यान रखिएगा वो था कुत्ता था, ठीक है, या कुत्ते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बताया जाता है कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चतालू हायुग था जो कि तुर्की में है। देखिए, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल किसे कहा जाता है, हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है। जो लोग मतलब देख रहे हैं इस क्लास को, बाद में उस क्लास को देख लेंगे तो सब कुछ उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक तरीके से पुराने वस्तु वगैरह मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहा गया। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी उस क्लास को देखिएगा तो वहाँ पर और अच्छे से हमने टॉपिक के माध्यम से समझाया हुआ है। देखिए, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक स्थल है, वो है चताल हायुग जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो कई चीज़ें भी लाई जाती थी और उनका उपयोग भी किया जाता था। फिर बताया जाता है कि जैसे कि नवपाषाण युग में अगर देखा जाए तो जैसे सीरिया से लाया गया फ्लिंट पत्थर यानी कि चकमक पत्थर। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया सीरिया यानी कि विदेशों से व्यापार जो किया जाता था, विदेशों से जो सामान लाए जाते थे वो किस प्रकार के सामान हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा, या कौन से सामान थे, तो चकमक पत्थर को ध्यान रखिएगा यानी कि फ्लिंट को ध्यान रखिएगा। लाल सागर से हम कौड़ियाँ लाते थे, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वे लाल सागर से यानी कि रेड सी से क्या करते थे, कौड़ियाँ लाते थे। और भूमध्य सागर की बात करते हैं तो यहाँ से सीपियाँ यानी कि सेल्स वगैरह लाते थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सीरिया से क्या लाया गया है, सीरिया से लाया गया है चकमक पत्थर या फ्लिंट लाया गया है, और लाल सागर से क्या लाया गया है, कौरीज यानी कि कौड़ियाँ लाया गया है, और भूमध्य सागर से क्या लाया गया है, सीपियाँ लाया गया है यानी कि सेल्स लाया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेड सी देखने को मिलेगा। अगर आप सीरिया देखना चाहते हैं तो ये है हमारा प्यारा भारत, और ये आप देखना चाहते हैं तो ये है सीरिया। और ईरान के लोग भी, ईरानियों के बारे में भी पिछली क्लास में हमने आपको बताया हुआ है, तो आप पिछली क्लास को भी देख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से भी चकमक पत्थर लाया गया है, यानी कि सीरिया से पत्थर लाया गया है, चकमक पत्थर। और भूमध्य सागर, लाल सागर, रेड सी हमने आपको दिखाई दिया दोस्तों। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है कौरीज है, अगर कौरीज देखना चाहते हैं तो एक कौरीज है दोस्तों, इस कौरीज को आप देख सकते हैं। अगर आप सीपियाँ देखना चाहते हैं, सीपियाँ देखना चाहते हैं यानी सेल्स देखना चाहते हैं तो ये है सेल्स, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा सेल्स, इसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने आपको सेल्स यानी सीपियाँ भी दिखा दिया, हमने आपको कौरीज वगैरह भी दिखा दिया। इसको आप देखकर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर लाल सागर से कुछ लाया गया है तो वो कौड़ियाँ लाई जाती थी या लाया गया है, और भूमध्य सागर से अगर कुछ लाई जाती थी तो सीपियाँ लाई जाती थी यानी कि सेल्स लाया जाता था। कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, भूलिएगा नहीं, इसको याद कर लीजिए, अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। और सीरिया से हम क्या लाए हैं या सीरिया से क्या लाया जाता था, तो चकमक पत्थर लाया जाता था यानी कि फ्लिंट पत्थर लाया जाता था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं खेती और पशुपालन के बारे में, फार्मिंग एंड हर्डिंग के बारे में आइए समझते हैं। जैसा कि बात करते हैं कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को या बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। खेती और पशुपालन आगे चलकर क्या होता है कि मानव पहले तो क्या करता है, जानवरों को पालतू बनाने लगता है या पालतू बनाने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है खेती और पशुपालन और अच्छे मतलब खेती वगैरह भी करने लगते हैं। तो लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की भी देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। तो जब मानव ने क्या किया, पौधा उगाना शुरू कर दिया, जानवरों के देखभाल करना शुरू कर दिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब थोड़ा से यहाँ पर कुछ साक्ष्य हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करते हैं, बताया जाता है बुर्ज होम जो है वर्तमान में कश्मीर में है। यहाँ पर क्या होता था कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उन्हें क्या कहा गया है, गर्तावास कहा गया या गर्तवास कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गर्तवास किसे कहा गया है,
गर्तवास किसे कहा गया है? तो जहाँ गर्तवास उसे कहा गया है जब लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे तो उसे गर्तवास कहा गया है। अच्छा, एक जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? तो सबसे पहले ये जानकारी हमें मिलती है बुर्ज होम से, और बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो कई बार हमारे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गर्तवास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो गर्तवास के साक्ष्य हमें मिलते हैं बुर्ज होम से मिलते हैं, और बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी, इसीलिए वे लोग क्या करते थे? गर्तवास बनाते थे, यानी कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, बुर्ज होम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हुए हैं, और गर्तवास का मतलब घर, और घर का मतलब गड्ढे के नीचे बने हुए घर को क्या कहा गया है? गर्तवास कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बताया जाता है कि फ्रांस में अगर देखा जाए तो फ्रांस में गुफाओं की चित्रकारी की गई है, या फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारियों में से प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क या चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। दरअसल फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी थी, यानी कि फ्रांस की गुफा में, जो फ्रांस में गुफाएं हमें देखने मिली हैं, वहाँ की गुफाओं में चित्रकारी यानी कि चित्र बने हुए हैं, और जो वहाँ के रंगों का इस्तेमाल किया गया, उसमें रंगों का इस्तेमाल किया गया लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का या के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, उनके रंगों का इस्तेमाल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस में जो हमें गुफाएं मिली हैं उसमें चित्रकारी यानी कि चित्र बने हुए थे, और उसमें जो रंग का इस्तेमाल किया गया है लौह अयस्क या चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के रंग का इस्तेमाल किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता नगर के बारे में। आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में। तो आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता नगर के बारे में। जैसा कि बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता नगर के बारे में, जो आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों और गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के प्रांतों में हैं, यानी कि मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो अगर आज के वर्तमान के हिसाब से देखा जाता है तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में, पंजाब और सिंध प्रांत में, सिंध क्षेत्र में, भारत के गुजरात क्षेत्र में, और भारत के राजस्थान, उसके नीचे उसके ऊपर हरियाणा आप देखेंगे, और पंजाब के प्रांतों में मिले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर पूछा जाता है तो पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र आता है, या सिंध प्रांत आता है तो ये भी लगा दीजिएगा। अगर भारत के गुजरात क्षेत्र आता है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब मिलते हैं तो उसको भी लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हुई हैं। कहने का मतलब है ये सभी जो स्थल हैं जिनके नाम अभी हमने आपको बताया हुआ है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं। जैसे कि बात करते हैं, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। देखिए, मिट्टी के लाल बर्तन तो मिले हुए हैं, लेकिन उस पर किस कलर के रंग मिले हुए हैं, यानी किस कलर के चित्र बने हुए थे? तो काले रंग के चित्र बने हुए थे। पत्थर के हमें बाट मिले हुए हैं, मोहरे मिले हुए हैं, मनके मिले हुए हैं, तांबे के कुछ उपकरण मिले हुए हैं, पत्थर के लंबे ब्लेड वगैरह मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं हमें मिली हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी या यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वे किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे, और बर्तन भी जो बने हुआ करते थे क्या उसमें कोई चित्र बना हुआ करता था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। देखिए, जो भाग हमें ऊंचाई पर मिले हुए हैं उसको पुरातत्वविदों ने यानी कि आर्कियोलॉजिस्टों ने क्या हमें बताया है कि इसे नगर दुर्ग कहा है। उन लोगों ने कहा कि ये नगर दुर्ग उस समय का हुआ करता था, और निचले भाग को निचला नगर कहा है इन लोगों ने, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये दोनों ही जो हिस्सों की चार दीवारों की पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी हुआ करती थी, दीवारियाँ हुआ करती थी, वे किससे बनाई जाती थी? तो पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा ताकि आपका ध्यान जो है बिल्कुल चैप्टर पर क्लियर हो जाए, मतलब पूरा ध्यान आपका इसी पर आकर्षित हो जाए। देखिए, हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता नगर में कि इसका जो क्षेत्र है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में है इसका विस्तार। और पुरातत्वविदों ने बताया है कि हमें यहाँ से तमाम तरह की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हुए हैं लेकिन जिन पर काले रंग के भी चित्र बने थे। मिट्टी के लाल बर्तन तो मिले हुए हैं लेकिन उस पर काले रंग के चित्र बने हुआ करते थे। पत्थर के बाट मिले हुए हैं। बाट क्या होता है? जैसे आप
किलो, 1 किलो, 2 किलो आप देखते हैं तो उसी को बाट कहा जाता है। मोहरे की बात करते हैं तो हमें मोहरे मिली हुई हैं, मनके हमें मिले हुए हैं, तांबे के भी कुछ उपकरण मिले हुए हैं, पत्थर के ब्लेड, हमें लंबे ब्लेड मिले हुए हैं, तो इत्यादि चीज़ें हमें यहाँ से मिली हुई हैं। फिर बताया जाता है कि यहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ 2 क्षेत्रों में कह सकते हैं कि 2 भागों में पूरा क्षेत्र बटा हुआ था। एक तो ऊंचाई वाले भाग में कुछ क्षेत्र बटा हुआ था जिसे क्या बताया गया, नगर दुर्ग बताया गया, और कुछ क्षेत्र जो था एक तरीके से निचले वाले भाग में हुआ करता था जिसे निचला नगर कहा गया है। ठीक है, लेकिन इन दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारियां हुआ करती थी वो किससे बनी हुई थी, तो पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो से खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से अगर देखा जाए तो खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। तो मोहनजोदड़ो में से देखा जाए तो खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो से में अगर देखा जाए खास तालाब बनाया गया था और उसे क्या कहा गया, महान स्नानागार कहा गया। तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, महान स्नानागार के बारे में बताया जाता है कि जब किसी दिन कोई खास दिन होता था, कोई त्यौहार होता था, तभी लोग इसमें नहाने जाते थे। जैसे कि आज होता है, जैसे छठ पूजा को आप देखते हैं, तो जब किसी दिन खास छठ पूजा के दिन उस दिन खास ही होता है तो लोग फिर कहाँ जाते हैं, तालाबों में नहाने जाते हैं या कहीं पर और जो बड़े स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं नहाने। उसी तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो में भी महान स्नानागार मिले हुए हैं जहाँ पर लोग नहाने वगैरह जाते थे। ठीक है, धार्मिक, एक कह सकते हैं धार्मिक स्थल रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हुए हैं। अच्छा, कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा राजस्थान में, और लोथल की बात करते हैं तो हमें मिलेगा गुजरात में। तो कालीबंगा राजस्थान में और लोथल जो है गुजरात में मिलेगा। यहाँ से अन्य नगर, मतलब ये अन्य नगर हैं, और यहाँ से हमें क्या मिले हुए हैं, अग्निकुंड मिले हुए हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। मतलब यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि कालीबंगा और लोथल से जो हमें अग्निकुंड मिले हुए हैं, हो सकता है यहाँ पर यज्ञ किए जाते रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ से हमें अग्निकुंड मिले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड हमें मिले हुए हैं कहाँ से, कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और लोथल जो है गुजरात में है। तो यहाँ से हमें अग्निकुंड मिले हुए हैं, और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यज्ञ भी किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े नगर जहाँ पर भंडार गृह भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर बताया जाता है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अच्छा, ये भी हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सबसे पहले हमें कपास की खेती की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मेहरगढ़ से मिलती है। तो मेहरगढ़ से हमें कपास की खेती की जानकारी मिलती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नगरों का आरंभ काल लगभग 4700 पहले हुआ था। तो नगरों का आरंभ काल कब हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत, हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले ही हुआ। तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुआ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ है। तो अन्य नगरों का विकास जो है लगभग 2500 साल पहले हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं कच्चे माल के बारे में। आइए समझते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। बताया जाता है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वे ज़्यादातर तांबे का आयात करते थे, और कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, हम विदेशों से भी एक तरीके से क्या करते थे, सामान मंगवाते थे। यानी कि हमारे जो लोग थे वे विदेशों से भी सामान मंगवाते थे, जिसमें एशिया का एक देश है ओमान, यहाँ से भी तांबे वगैरह मंगवाए गए थे। और मानव ने सबसे पहले धातु का जो प्रयोग किया था दोस्तों, वो तांबे का ही प्रयोग किया था। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहली धातु की खोज, कौन सी धातु की खोज की थी, तो तांबे धातु की खोज की थी, और इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा गया है। ठीक है, इस युग को जब तांबे का प्रयोग मानव, पत्थर से जब मानव तांबे जैसे धातु का प्रयोग करने लगा, तब उस समय को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग कहा गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कांसा बनाने की बात करते हैं, तो कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन का भी हम आयात करते थे, और इसका आयात हम कहाँ से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से हम करते थे।
और हमने क्या किया, कांसा भी बनाया। और कांसा हम कैसे बनाते थे, तो दरअसल बात करते हैं तांबा और टीन मिलाकर हमने कांसा बनाया। तो इस समय को क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। जब हमने कांसे का निर्माण कर लिया, जब हमने ब्रोंज का निर्माण कर लिया, या जब हमने ब्रोंज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो उस समय को क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ज़्यादातर अगर देखा जाए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन जो हुआ करती थी, उसका आयात हम कहाँ से करते थे, उसका आयात हम करते थे, यानी कि उसको हम मंगाते थे ईरान से और अफगानिस्तान से हम मंगवाते थे। यानी कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के लोग क्या करते थे, कहाँ से मंगवाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, बताया जाता है सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से भी किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि व्यापार व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक थी। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यापारिक व्यवस्था ठीक ठाक थी। सोने का आयात हम कहाँ से करते थे, तो एक तरीके से जो आज कर्नाटक है वहाँ से करते थे। और बहुमूल्य पत्थरों की बात करते हैं या सोने की बात करते हैं तो हम गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से भी करते थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य के बारे में, यानी कि इस सभ्यता, यह सभ्यता कैसे एक तरीके से समाप्त हो गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि कुछ नदियां सूख गई थीं, और अन्य लोगों को कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसके कारण यह सभ्यता एक तरीके से ख़त्म हो गई। ईंटें के पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए लोग जंगल को ही काट लिए, जिसकी वजह से ये सभ्यता एक तरीके से ख़त्म हो गई। इसके अलावा बताया जाता है मवेशियों के बड़े बड़े झंडों से चारागाह और घास वाले मैदान को भी समाप्त हो गए। कहने का मतलब ये है कि झुंड, यहाँ पर झुंड हो जाएगा। देखिए बताया जाता है कि बड़े बड़े जो मवेशियाँ हुआ करते थे, बड़े बड़े मवेशियों का झुंड हुआ करता था, वे जहाँ जाता था पूरा चारागाह वगैरह ख़त्म कर देते थे या ख़त्म कर देता था, और घास वाले जो मैदान हुआ करते थे वे समाप्त हो गए, जिसकी वजह से यह सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, यानी कुछ विद्वानों ने बताया कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से भी यह सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। मतलब आज भी हमें इस बात को जानकारी नहीं मिलती है कि यह सभ्यता कैसे आज भी ख़त्म हो गई, यानी कि इस सभ्यता के बारे में अभी भी हमें पूरा प्रमाण नहीं मिला कि कैसे यह सभ्यता की वाकई में पूरी तरीके से ख़त्म हुई थी। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर अगर देखा जाए तो कुछ इलाकों में ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि पूरी एक तरीके से कह सकते हैं पूरी एक तरीके से सभ्यता में या एक तरीके पूरे क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों आगे की क्लास को हम देखेंगे, फिर आगे की क्लास में हम देखेंगे फ्रेंच के बारे में। बाकी यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग हमें बताइए, तो इसको जल्दी से मैं ख़त्म करूं ताकि फिर जो अगला विषय है उसको भी टच करूं। बाकी यदि आप कहती हैं तो एक विषय को और भी टच कर देता हूं, तो जिससे 2 दिन ये विषय चले, 2 दिन वो विषय, 2 दिन वो विषय, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम के पहले सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। हाँ, यदि आपके कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। बाकी चीज़ें थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।